हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। ये हमारी क्लास का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं जिसमें हमने भारतीय संविधान के लिए जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझा था। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, संविधान सभा। लेकिन संविधान सभा पे हम चर्चा शुरू करें, बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। हम कुछ सामान्य बातें करना चाहते हैं कि जो हमने पिछले 2 वीडियो बनाए थे उसमें हमें कुछ ऐसे कमेंट मिले कि सर थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम है, इस पे बोर्ड पे अच्छा नहीं दिख पा रहा है। तो हमने कोशिश की है कि इस बार हम थोड़ा अच्छा लिखें और साफ दिखे बोर्ड। और कुछ क्या ये भी था कि सर ये भी इशू था कि सर अगर इसमें क्वेश्चन को ऐड करके चलें, जो हम समझा रहे हैं, जो बता रहे हैं इसके साथ, तो वो और ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, आपकी डिमांड पर हम बिल्कुल क्वेश्चनों को अध्ययन करेंगे कि आरएस में कौन कौन से क्वेश्चन कब कब कहां से पूछे गए, फर्स्ट ग्रेड में कब आए, कॉलेज लेक्चर में कब आए, और सेकंड ग्रेड में कब कब जहां से क्वेश्चन आया है उस पर हम चर्चा करते चलेंगे, बताते चलेंगे कि कौन सी साल में कब कब क्वेश्चन आया था। तो बिना समय गवाए हम संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान सभा पर जाने से पहले थोड़ा पीछे हम जाके देखें कि सबसे पहले दुनिया में ये संविधान सभा का ये कंसेप्ट आया कहां से था। हम थोड़ी सी इसकी चर्चा करें तो सबसे पहले अमेरिका में इस संविधान सभा का कंसेप्ट आया। जब अमेरिका में फिलाडेल्फिया शहर था, अमेरिका में अमेरिका का एक शहर था फिलाडेल्फिया, जिसमें बहुत से लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने तय किया कि अमेरिका के लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जाए ताकि जो संघ है और संघ की इकाइयां, इनके बीच कम से कम संघर्ष हो पाए। अब संघ में इकाइयों के बीच जब कम से कम संघर्ष हो तो ये तभी संभव है जब जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा सही ढंग से किया जाए, संघ के बीच में और राज्यों के बीच में, राज्य मतलब इकाइयों के रूप में। और शक्तियों के बंटवारे की जैसे ही बात उठी तो एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ था, मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू जिन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, उनकी पुस्तक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉ। द स्पिरिट ऑफ लॉ के अंतर्गत उन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। दोस्तों, बड़ा कंफ्यूजन होता है ये शक्ति पृथक्करण, इसका मतलब क्या है? शक्ति पृथक्करण का मतलब है कि संघ के पास 3 तरह की शक्तियां होंगी, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो क्यों ना इन शक्तियों का पृथक्करण कर दें? इससे फायदा क्या होगा? तो पहला फायदा तो यह होगा कि हम थोड़ा सा और पीछे देखें तो जब लोकतंत्र आया था उससे पहले राजतंत्र होते थे, और राजतंत्र में राजा के पास ही सारी शक्तियां इकट्ठी हुआ करती थी। जब राजा के पास सारी शक्तियां इकट्ठी होती थी राजतंत्र में, तो राजा कब निरंकुश हो जाएगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल था। तो राजा निरंकुश कब हो जाएगा, राजा में निरंकुशता कब आ जाएगी, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि सारी शक्तियां एक ही हाथ में केंद्रित होती थी। तो राजतंत्र से जब हम बढ़ते बढ़ते लोकतंत्र की यात्रा की ओर बढ़े, तो लोकतंत्र के लिए जरूरी था कि क्यों ना शक्तियों का पृथक्करण किया जाए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अंतर्गत शक्तियों का पृथक्करण किया जाए। तो इसी कंसेप्ट को एक्सेप्ट करते हुए अमेरिका की जो संविधान सभा ने अपनी शक्तियों का बंटवारा करना तय किया कि संघ और राज्य के बीच में अगर शक्तियां बांट दी जाएंगी तो आपस में लड़ाई झगड़ा इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी, ये चीज दूर ही हो जाएगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए शक्ति पृथक्करण के जो सिद्धांत है अमेरिका ने अक्षर से स्वीकार किया। लेकिन जब भारत का संविधान बना
तो क्या हमने भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार किया था? तो बड़ा ही एक विवाद का विषय बन जाता है। एक सामान्य चर्चा में भी आता है कि हाँ, हमने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत स्वीकार किया है, क्योंकि भारतीय संविधान की जब हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 50 के अंतर्गत ये चर्चा आती है। लेकिन क्या भारत पूरी तरह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की अनुपालना यहाँ की गई है? नहीं, भारत की यहाँ पूरी तरह शक्ति पृथक्करण की बात नहीं की गई है। शक्ति पृथक्करण तो तब माना जाता है जब विधायिका और कार्यपालिका के बीच में शक्तियां पूरी तरह डिवाइड होती, बटी हुई होती। लेकिन हमारे यहां तो जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका को जवाब दे होती है, एक दूसरे में आपस में घुले हुए हैं। हाँ, ये सच बात है कि जो न्यायपालिका है वो इनसे बिल्कुल अलग है। तो ये कह देना कि भारत में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अक्षर से पालन हुआ, ये तो संभव ही नहीं हो पाया, ये तो है ही नहीं। तो भारत में क्या है? भारत में है शक्ति संलयन। भारत ने शक्ति संलयन के सिद्धांत को अपनाया था। आर्टिकल 50 शक्ति संलयन के सिद्धांत की बात करता है कि भारत ने शक्ति संलयन के सिद्धांत को अपनाया था। अब जैसे ही डेमोक्रेसी आई अमेरिका में, तो धीरे धीरे फ्रांस में और दूसरी जगह संविधान, लिखित संविधानों का निर्माण होना शुरू हो गया। इसी धारा में बहते हुए 1946 में, जुलाई 1946 में भारत की संविधान सभा गठित कर दी गई और तय किया गया कि भारत का एक लिखित संविधान होगा, एक लिखित दस्तावेज होगा, और उसी के आधार पर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियां रखी जाएंगी, ताकि संघ और उसकी इकाइयों के बीच जो विवाद है वो नहीं हो सके, वो टाला जा सके। तो इसी रूप में भारत में संविधान सभा की जो एक प्रोसेस है वो आगे बढ़ी थी। अब हम आगे देखते हैं कि जब भारत की संविधान सभा जुलाई 1946 में गठित हुई थी, तो इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें। वैसे हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मैं तो आपको सामान्य सी जानकारी दूं कि जुलाई 1946 में पहुंचने से पहले इसकी मांग कई स्तर पर उठी थी। जैसे कि तलक साहब ने शुरुआत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एक्ट के द्वारा मांग उठाई थी। तलक साहब के बाद महात्मा गांधी जी ने इसकी मांग उठाई थी। उसके बाद एम.एन. रॉय साहब ने इसकी मांग उठाई थी। एम.एन. रॉय के बाद में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, फैजपुर अधिवेशन। उसमें मांग उठी थी। एम.एन. रॉय से पहले नेहरू रिपोर्ट थी, उसमें भी इसकी बात की गई थी। और बाद में बढ़ते हुए नेहरू ने भी इसके जिक्र किया था कि हम हमारा संविधान का निर्माण करेंगे। और फिर बढ़ते बढ़ते 1944 में एक सप्रू समिति आई थी, उसने इसकी मांग की थी। तो ये मांग उठते उठते हम तब जाके 1946 पे जाके पहुंचे थे। इधर ये मांग ही उठ रही थी, तो फिर अंग्रेज हुकूमत थी वो एक्शन में आती है और अंग्रेज सरकार ने ये तय किया कि भारत का संविधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव 1940 रहा हो, या फिर क्रिप्स मिशन 1942 आया हो, या इसको व्यावहारिक रूप से अमली जामा पहनाने के लिए संविधान सभा को कैबिनेट मिशन आया हो, तो वो पूरी क्रम से जो कैबिनेट मिशन की जो योजना थी उसको व्यावहारिक रूप देने के लिए जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। तो संविधान सभा का गठन तो अब हम करेंगे, लेकिन हम थोड़ा दिमाग में एक अपनी तस्वीर बना के रखेंगे कि संविधान सभा में यहां तक तो हम आ गए कि हम संविधान सभा का निर्माण करना है, लेकिन संविधान सभा में कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि पहले हम ये देखेंगे कि संविधान सभा के लिए तो सदस्य चाहिए। तो पहले हम सदस्यों की बात करेंगे कि कैसे सदस्य चाहिए, कितने सदस्य चाहिए। फिर सदस्यों का निर्वाचन की जरूरत पड़ेगी, तो एक चुनाव प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी हमें कि हम भाई इन सदस्यों का निर्वाचित करें या मनोनयन करें, कैसे करें। तो इस बात पर हमें
बल देना पड़ेगा कि इनको वो कैसे करें। और जब इन सदस्यों का चुनाव हो जाएगा, तब जब ये सदस्य इकट्ठे होंगे असेंबली हॉल में, तब इनकी बैठकें करनी पड़ेंगी। तो इसी क्रम में तो पहले हम सदस्यों की चर्चा करते हैं कि ये सदस्य आएंगे कहां से आएंगे, इन्हें कहां से चुना जाएगा इन सदस्यों को। तो सदस्य हमारे फोकस रहेंगे और इनका हम देखते हैं कि इनसे कहां से लेते हैं। तो संविधान सभा के लिए सदस्यों का जो चुनाव किया जाना था वो 3 स्तर पर होना था। एक ब्रिटिश प्रांतों से सदस्य चुने थे, एक रियासती भारत से सदस्यों का चुनाव होना था, और एक तीसरा था चीफ कमिश्नर, वहां से सदस्यों का चुनाव होना था। और ये सदस्य कितने चुने जाने थे, टोटल सदस्य कितने चुने जाने थे, टोटल 389 सदस्यों का चुनाव होना था। सदस्य कितने चुने का चुनाव कितना होना था, टोटल 389 सदस्य चुने जाने थे। ये जो सदस्यों का चुनाव होना था ये हम 3 स्तर पर करेंगे। पहला, ब्रिटिश प्रांतों से, दूसरा चीफ कमिश्नरी से, तीसरा देसी रियासतों से। देसी रियासतों से तो 3 स्तर से सदस्यों को चुनाव होना था। जो ब्रिटिश प्रांत थे, जुलाई 1946 में जब संविधान सभा गठित हो चुकी थी, तो उसमें गठन के लिए ब्रिटिश प्रांत, उस समय 11 प्रांत थे टोटल। इनकी संख्या कितनी थी, 11, टोटल 11 प्रांत थे। और इन 11 प्रांतों से 292 सदस्यों का चुनाव होना था। 11 प्रांतों से 292 सदस्यों का चुनाव यहां से होना था। अब ये 11 प्रांत कौन कौन से थे, ये थोड़ा सा दिमाग में देखना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं मैप बनाने की, अगर मैप से मैं समझा पाऊं कि कौन कौन से ये थे। जैसे मोटा मोटा भारत का अगर मैप ऐसे देखें, तो ऐसे गंदा सा मैप बना है वैसे तो, पर कुछ ऐसा। और ये टोटल एरिया इसमें शामिल था, क्योंकि पाकिस्तान उस समय भारत का हिस्सा था। बांग्लादेश और पाकिस्तान जो वर्तमान में एग्जिस्टेंस करते हैं, उस समय भारत का हिस्सा थे। तो इसमें एक था असम, जो इस पूरे हिस्से को कवर करता था। एक था बंगाल, यहां पे उड़ीसा था, यहां पे बिहार था, और यहां पे था संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत था। इसमें अगर देखें सीपी, यानी कि सीपी के तौर पर, यानी कि जो केंद्रीय वो बोल सकते हैं उसको, चीफ मतलब केंद्रीय सभा के लोग, केंद्रीय उसमें बरार वाला जो हिस्सा, जो पहले के हैदराबाद का हिस्सा हुआ करता था, तो इसको सीपी प्लस बरार का जो हिस्सा बोलते थे, वो इसमें शामिल था। एक मद्रास वाला हिस्सा इसमें शामिल था, और यहां पंजाब था। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बलूचिस्तान वाला हिस्सा इसमें शामिल था, बलूचिस्तान वाला हिस्सा शामिल था, और एक ये बॉम्बे वाला हिस्सा शामिल था। इस तरह टोटल इंडिया के 11 प्रांत थे। इन 11 प्रांतों में से बाद में 2 प्रांत यहां से निकल जाएंगे, तो ये 9 प्रांत बचेंगे जब भारत स्वतंत्र होगा उस समय। तो मैं इस मैप को मिटा देता हूं। इस तरह मोटे मोटे 11 प्रांत थे, जिनका चुनाव
292 सदस्यों का यहां से चुनाव होने वाला था। उसके बाद थी चीफ कमिश्नरी। तो चीफ कमिश्नरी से टोटल 4 सदस्यों का चुनाव होना था। ये की संख्या 4 थी चीफ कमिश्नरी की। और देशी रियासतें एक अलग अलग 562 थी, जितनी भी रही होंगी, लेकिन रियासती भारत से ये 292 में 292 बोलते हैं। तो अगर थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएं समझने तो 93, ये 292 है तो 93 देशी रियासतों से 93 और ये 292, इनका चुनाव होना था। 4 चीफ कमिश्नरी थी। 4 चीफ कमिश्नरी कौन सी थी? एक अजमेर मेरवाड़ा थे, एक कुर्ग कर्नाटक का, एक दिल्ली और एक बलूचिस्तान। इनका नाम लिख देता हूं। एक था कुर्ग, एक थी बलूचिस्तान, एक अजमेर मेरवाड़ा जो राजस्थान का है, जहां से मुकुट बिहारी भार्गव का चुनाव हुआ था, और एक बची है हमारी जो राजधानी है दिल्ली। तो इस तरीके से 4 चीफ कमिश्नरी थी। देशी रियासतों से 93, तो 93 से थोड़ा कनेक्ट करके अगर इसको देखेंगे तो समझ में आएगा 292, 92, 93। तो ये गलत नहीं होगा कि कितना है। अब बात आती है कि ठीक है सदस्यों का तो इतने सदस्य यहां से आने थे, इतने यहां से आने थे, इतने यहां से आने थे, लेकिन बात आती है कि इन सदस्य की प्रोसेस क्या रहेगी, इनका निर्वाचित होंगे, मनोनीत होंगे, तो इस बारे में बात थी। थोड़ा सा हम इसका भी जिक्र कर सकते हैं। जैसे 292 थे तो सबसे बड़ा जो प्रांत था वो संयुक्त प्रांत था, तो उसमें कितने रहे होंगे, मद्रास में कितने थे, बिहार में कितने थे। तो मैं कहता हूं कि अगर इसको थोड़ा सा ऐसे सीक्वेंस में देखें, ये संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत के बाद वैसे तो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा संख्या बिहार से जो पहले आता है वो मद्रास की आती है, लेकिन मैं बिहार लिख रहा हूं कि बिहार और फिर तीसरे पे आता है मद्रास। हालांकि मद्रास की ज्यादा, लेकिन थोड़े से याद करने में सहूलियत रहेगी। जब संयुक्त प्रांत था तो अगर थोड़ा सा सोचे तो 5-5, अगर मैं इसको 5-5 बोल रहा हूं तो इसको मैं 6-6 बोल दूं, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके। अगर मैं इसको 6-6 बोल रहा हूं तो इसको मैं 7-7 बोल दूं, क्या दिक्कत है? यहां मैंने 5-5 बोला, इसको 6-6 बोल सकते हैं, इसको 7-7 बोल सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि संयुक्त प्रांत से 55 सदस्यों का निर्वाचन होना था, बिहार से 36 का चुनाव होना था, और मद्रास से होना था 49 का चुनाव। ये सही है कि सबसे बड़ा जो था वो संयुक्त प्रांत था, दूसरे नंबर पे मद्रास और तीसरे नंबर पे बिहार था। लेकिन हमें याद करने की थोड़े एक बार याद हो जाए चीजें, कि क्योंकि जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम है या फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है उसमें खूब कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन से में से कितने का चुनाव होता है। तो थोड़ा दिमाग में रहे कि संयुक्त प्रांत 5-5, बिहार 6-6, तो 6-6 36, और मद्रास है तो 7-7 यानी कि 49। इतने सदस्यों का यहाँ से चुनाव होना था। चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य चुने जाने थे। तो यहाँ से चीफ कमिश्नरी से अजमेर मेरवाड़ा, जो अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान का हिस्सा है, दिल्ली जो राजधानी है, कुर्ग जो कर्नाटक का हिस्सा है, और एक बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में जा चुका है। वो रियासती भारत से 93 का चुनाव होना था। यहां से जो सबसे बड़ी रियासत थी वो थी हैदराबाद की रियासत। तो हैदराबाद की रियासत में टोटल 93 सदस्यों का चुनाव होना था। सॉरी, देशी रियासतों से 93 का चुनाव होना था, और हैदराबाद की रियासत थी वो सबसे बड़ी थी, उसमें 16 सदस्यों का चुनाव होना था। तो इसको हम लिख लेते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हैदराबाद में कितने सदस्यों का चुनाव। तो हैदराबाद में 16 सदस्यों का चुनाव होना था। हैदराबाद में 16 सदस्यों का चुनाव होना था। तो संयुक्त प्रांत से 5-5 कोई प्रॉब्लम नहीं, याद है। बिहार 6-6 36 याद है। मद्रास 7-7 49 याद हो गया। और हैदराबाद में से अगर बात क्रम के रूप में थोड़ा सा दिमाग लगाएं, कुछ भी याद नहीं रहे तो एक ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई वर्ग के साथ देख रहे हैं तो 4 का वर्ग, वहां देख रहे हैं तो ऐसा लगता है 5 का वर्ग, यहाँ देख रहे हैं 6 का वर्ग, यहाँ देख रहे हैं 7 का वर्ग, तो 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग,
वहां थोड़ा सा वर्ग नहीं करना है, यहाँ 5 5 2 बार लिखना है, बस इतना सा थोड़ा सा अलग से दिमाग में रखना है। बाकी तो ऐसे ही लग रहा है ना कि 4 का हैदराबाद में कितना 4 चौका 16 है। संयुक्त प्रांत में कितना 5 into 5 5 5 लिखना है। बिहार का कितना 6 into 6, मद्रास 7 into 7। मुझे लगता है ये सारी चीजें अच्छी तरीके से याद हो गई होंगी। और इसको थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं टू 92 92 मतलब 93, तो देशी रियासतों से 93 का चुनाव होना था। अब बात आती है कि ठीक है सदस्य तो इतने चुने जाने थे, लेकिन इसके लिए क्या व्यवस्था रखें, निर्वाचित करें, मनोनीत करें, कैसे करें। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें से कैसे कैसे सदस्यों का चुनाव होना है। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, टोटल कई एग्जामों में ये क्वेश्चन आए कि टोटल कितने सदस्य ब्रिटिश प्रांतों में 292 सदस्य थे, तो इसको हम समझ सकते हैं। अब जो एक बड़ा ही आरएस में आया था, शायद 2021 की में क्वेश्चन था, ये प्री में बड़ा ही टफ क्वेश्चन था, उसको समझने की कोशिश करें कि कैसे इनका चुनाव कैसे होना था, इनकी चुनाव की प्रक्रिया कैसे होनी थी। तो चुनाव प्रक्रिया को समझना, पहले हमारा था कि सदस्य कितने सदस्य थे, तो हमने समझ लिया कि ब्रिटिश प्रांत 292, देशी रियासत 292 मतलब 93, चीफ कमिश्नरी 4 सदस्य, नाम याद होने चाहिए, कुर्ग का पता है, बलूचिस्तान का पता है, दिल्ली का पता है, अजमेर मेरवाड़ा का पता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बात आती है कि ब्रिटिश प्रांतों कितने, तो 5 into 5 5 5 कर देंगे कि संयुक्त प्रांत से सबसे ज्यादा। दूसरे पर बिहार आएगा, बिहार तीसरे पर, लेकिन एक बार हम दिमाग में रखेंगे कि बिहार को दूसरे पर, तो 6 by 6 36। फिर मद्रास को लेंगे 4 into 4 7 into 7 यानी 49। और फिर हैदराबाद की बात करेंगे, देशी रियासत में हैदराबाद में सबसे बड़ी जो रियासत थी उसमें कितने सदस्य, तो 4 के स्क्वायर 4 into 4 16। तो मुझे लगता है ये चीजें अच्छी तरह लर्न हो गई होंगी। अब हम जब सदस्यों की संख्या तो हमने देख ली, लेकिन इन सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, ये हम दूसरा पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट रहने वाला है चुनाव प्रक्रिया। चुनाव प्रक्रिया, तो इन सदस्यों का जो चुनाव होना था वो अप्रत्यक्ष रूप से होना था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया अपनानी थी। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन के साथ साथ मनोनयन भी होना था। और ये होना कब था, ये भी डेट देख लेते हैं। ये होना था जुलाई 1946 को। कैसे होना था, ये होना था अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्लस मनोनयन। मनोनयन का मतलब मनोनीत किया जाना था। तो ये दोनों चीज थी। अब ये जो एक चीज है बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, इसकी हम चर्चा थोड़ी देर बाद करेंगे कि किस किस एग्जाम में आया है कुछ चीज। लेकिन ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब जनता सीधी भागीदार नहीं होगी, चुने गए प्रतिनिधियों से इसका चुनाव होना था। और मनोनयन मतलब मनोनीत करना था। लेकिन सवाल उठता है कि मनोनयन कहां से होना था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति कहां पे अपनाई जानी थी, ये एक बात है। तो जो निम्न सदन था, निम्न सदन जिसे लोकप्रिय सदन के नाम से जानते हैं, चुने गए प्रतिनिधि जिसमें होते हैं, वो आनुपातिक जो प्रतिनिधित्व की प्रणाली थी, आनुपातिक प्रणाली थी, उसको अपनाकर आनुपातिक प्रणाली की कौन सी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय प्रणाली के माध्यम से सदस्यों को चुनाव करना था। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन में जो निम्न सदन था वो आनुपातिक पद्धति से एकल संक्रमणीय पद्धति को के आधार पर, मत प्रणाली के आधार पर इसका चुनाव करना था। और ये चुनाव होना कितने पर था, ये होना था 10 लाख पे। ये तय हुआ था कि जो 10 लाख पे एक सदस्य का चुनाव होगा। 10 लाख पे कितने का चुनाव होना था, एक सदस्य का। अब बात आती है एक तो ये कि निम्न सदन के द्वारा तो ये प्रणाली अपनाई जाएगी सभी जगह पे, 10 लाख पे एक सदस्य चुना जाना था, ये तय हो गया। फिर आई थी सांप्रदायिक। अब इसमें एक बात है कि इसके अंतर्गत जो सांप्रदायिक था, जो पद्धति थी, सांप्रदायिक जो निर्वाचन था, उसको इसमें एक्सेप्ट किया गया था। अब ये किया गया कैसे था, तो इसमें 3 बातें आती हैं सांप्रदायिक निर्वाचन में। एक सामान्य सीटों पर, दूसरा मुस्लिम सीटों पर, और तीसरा था सिख कम्युनिटी के लिए। सामान्य, मुस्लिम और सिख, 3 के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था रखी गई थी।
अब कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया, आरएस में पूछा गया एक बार एक क्वेश्चन कि अभी बहुत जटिल क्वेश्चन हो जाता है कि होता ही नहीं है, फिर ये क्वेश्चन छूट ही जाता है लड़के से कि इस जगह पर सामान्य की जगह पर हिंदू रख देता है, हिंदू मुस्लिम और सिख इनके लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति का अपनाया गया, तो ये बात ही गलत हो जाती है कि ये चीज ही गलत है। तो एक तो था निम्न सदन कैसे चुनाव करेगा, कितनी संख्या पर सदस्य का चुनाव होना है, और सांप्रदायिक जो निर्वाचन की जो पद्धति है वो कैसे अपनानी है। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है, मैं आपको बात बताऊं, इस क्वेश्चन के फॉर्म पे ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में भी ये क्वेश्चन आया था, और शायद आरएस में भी शायद ये क्वेश्चन पूछा गया, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन आया। इसके जो बाद में जिक्र करेंगे कि इसमें पूरा डिटेल में कि क्या क्या इसकी जो शब्दावली थी क्वेश्चन की क्या थी वो। तो ये तो था चुनाव प्रक्रिया में ब्रिटिश प्रांतों में कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन भी, निम्न सदन क्या करने वाला है, 10 लाख पर एक सदस्य चुना जाना, सांप्रदायिक निर्वाचन में सामान्य, मुस्लिम और सिख, ये 3 चीज थी, ये थोड़ा ध्यान रखना है कि, और ये जो चीज थी ये कहां पर लागू होने था, ब्रिटिश प्रांतों में, याद रखना। जो ब्रिटिश प्रांत थे इनके लिए ये व्यवस्था थी। अगर देसी रियासतों की बात करेंगे तो देसी रियासतों में सांप्रदायिक निर्वाचन नहीं था, तो रियासतों में जो रियासती भारत था या देसी रियासतें थी उसके लिए ये पद्धति नहीं थी, ये पद्धति सिर्फ ब्रिटिश प्रांतों के लिए थी। थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है देखना कि ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन की जो व्यवस्था थी ये केवल और केवल ब्रिटिश प्रांतों के लिए थी, रियासती भारत से इसका कोई लेना देना नहीं था। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब बात आती है चीफ कमिश्नरी की। तो चीफ कमिश्नरी में कौन कौन जो 4 सदस्य चुने जाने थे वो उनकी क्या स्थिति थी, तो मैं लिख देता हूं चीफ कमिश्नरी। चीफ कमिश्नरी, चीफ कमिश्नरी में अजमेर मेरवाड़ा से पहला कौन सदस्य, मुकुट बिहारी भार्गव, ये राजस्थान से, अजमेर मेरवाड़ा से मुकुट बिहारी भार्गव का चुनाव होना था। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि राजस्थान से भी है, पर्टिकुलर नाम से क्वेश्चन बन ही सकता है कि कौन है। दिल्ली से थे देशबंधु गुप्ता, देशबंधु गुप्ता का चुनाव होना था निर्वाचन। अब एक मैं आपको बता दूं कि ये जो मुकुट बिहारी भार्गव थे वो देशबंधु गुप्ता थे, ये दोनों ही जो केंद्रीय सभा थी उसके सदस्य थे, तो इनके निर्वाचन की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, ये तो टोटल सदस्य थे। तो सीधा सीधा मान लिया गया कि भाई यहाँ से जो चीफ कमिश्नरी है, चीफ कमिश्नरी में से यहाँ से तो होगा मुकुट बिहारी भार्गव, देशबंधु गुप्ता, क्योंकि ये केंद्रीय सभा के दोनों सदस्य थे, तो इनके तो चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ी। चुनाव की जरूरत पड़ी कुर्ग, जो चीफ कमिश्नरी थी कुर्ग में थे सीएम पुनाका साहब, इनका निर्वाचन हुआ था, सीएम पुनाका का। उसके बाद बलूचिस्तान की बात करते हैं। बलूचिस्तान पे जैसे मोहम्मद खान, ऐसे कुछ शख्स का नाम है मोहम्मद खान, उनका चुनाव हुआ था। नवाब मोहम्मद खान, कैसे नवाब मोहम्मद खान का चुनाव हुआ था। तो अजमेर मेरवाड़ा से कौन थे, मुकुट बिहारी भार्गव। दिल्ली से कौन थे, सीएम पुनाका, और कुर्ग से सीएम पुनाका, दिल्ली से देशबंधु गुप्ता, और बलूचिस्तान थे मोहम्मद खान। तो सीएम पुनाका का निर्वाचन हुआ था, और ये दोनों केंद्र सभा के सदस्य, तो इनके निर्वाचन की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। तो ये पूरी एक सिस्टम रहता है। इसको अगर देखें तो हमने सदस्यों का चुनाव देखा, चुनाव की प्रक्रिया देखी कि इनकी चुनाव की प्रक्रिया कैसे रही थी। अब हम देखेंगे कि भारत जब स्वतंत्र होगा तब इन सदस्यों की स्थिति पर क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं ये मिटा देता हूं चुनाव प्रक्रिया क्या थी। एक मिनट, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन था। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आया था, असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्य भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे। प्रत्यक्ष विधि से क्या है, तो अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे। तो पहली लाइन तो गलत हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन था कि प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों, हिंदू, मुसलमान और सिखों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया था। तो ये तो कहता है कि नहीं, सामान्य मुस्लिम और सिख थे, हिंदू तो इसमें थे ही नहीं, तो ये भी कोई
लाइन गलत हो जाती है, बस यही क्वेश्चन था, तो दोनों कथन गलत हो जाते हैं। एक था आरएस एग्जाम 2018 के प्री में पूछा था, उसमें लिखा है कि कौन कौन से कथन सही है। तो पहला कथन था यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। बिल्कुल सही बात है, वयस्क मताधिकार पे तो थी नहीं, क्योंकि यहाँ तो अप्रत्यक्ष चुनाव होना था, जनता तो इसमें भाग लेने वाली थी नहीं संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरी बात है कि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यह प्रत्यक्ष क्या है, तो अप्रत्यक्ष चुनाव हो रहा था, तो ये गलत बात है। तीसरी कहती है कि यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। सही बात है, बहुदलीय संरचना नहीं थी। बहुदलीय संरचना तो थी, मुस्लिम लीग भी थी, कांग्रेस भी थी और दूसरे दल भी थे, तो बहुदलीय संरचना, तो ये बात भी गलत हो जाती। चौथी बात कहता है कि यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो ये तो सही है। तो पहला और चौथा जो ऑप्शन है वो सही है, हो जाती। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन, मनोनयन, निम्न सदन, आनुपातिक प्रणाली, 10 लाख पर एक सदस्य, सांप्रदायिक निर्वाचन, केवल ब्रिटिश प्रांतों में सांप्रदायिक निर्वाचन होना था। रियासती भारतों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की कोई व्यवस्था नहीं थी, और ये 3 भागों में था, सामान्य, मुस्लिम और सिख। ये तो याद हो ही गए होंगे, मुगल बिहारी भार्गव, देशबंधु गुप्ता, सीएम पुनाका और नवाब मोहम्मद खान। तो ये जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, बाकी तो सामान्य प्रकृति के क्वेश्चन ही थे इसमें कोई। भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र किसने कहा था, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको बोला था। अब हम देखते हैं, मैं इसको हटा रहा हूं चुनाव प्रक्रिया को, और इसकी तुलना करके देखते हैं कि जुलाई 1946 में जो गठित की गई संविधान सभा थी, उसको 15 अगस्त 1947 की संविधान सभा में क्या डिफरेंस था। तो मैं इसको समाप्त करता हूं। ये तो याद हो गए, ब्रिटिश प्रांत टोटल 11 प्रांत थे। अब हम बात करेंगे 11 में 2 कम हो जाएंगे तो 9 प्रांत बचेंगे। टोटल सदस्य 292 थे। यहाँ संयुक्त प्रांत में 55, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, 5 बिहार तीसरे नंबर पर, लेकिन हम दूसरे नंबर पर करके चलेंगे। 6 मतलब 36। मद्रास 7 कितना 49। चीफ कमिश्नर तो याद होगी। देशी रियासत 292 याद रखा था, तो 92 में एक पिछला हिस्सा लेके 92 93, तो 93 याद रखेंगे। और सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद रियासत थी, 16 सदस्य थे। अब हम देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को टोटल 324 सदस्य संविधान सभा की स्थिति कैसी थी। 15 अगस्त 1947 टोटल सदस्यों का चुनाव होना था 324 सदस्यों को यहां से चुनना था। वही स्थिति है जिन्हें 3 भागों में बांट लिया। एक तो था ब्रिटिश प्रांत, जो ब्रिटिश प्रांत थे, अब घट के रह गए 9। वहां कितने थे 11, यहां घट के रह गए 9। कितने सदस्यों का यहां से चुनाव होना था, तो वो होना था 232 सदस्यों का यहां से चुनाव होना था। दूसरी थी चीफ कमिश्नरी। चीफ कमिश्नरी थी कितनी 4। बलूचिस्तान थी, वो चलेगी पाकिस्तान। बची कितनी 3। नाम तो बताने नहीं, कुर्ग को पता है, दिल्ली का पता है, और अजमेर में बड़ा तो सब जानते हैं। फिर बाद में बचती है देशी रियासत है। देशी रियासत थी 93 में 4 कम कर लेंगे 89। 93 में 4 कम करके 89। यहां थोड़ा सा याद करने की नजर से अगर देखें तो चीफ कमिश्नरी थी 3, ये तो याद रह जाएगा। चीफ कमिश्नरी टोटल कितनी थी 4 थे। 4 में बलूचिस्तान चला गया पाकिस्तान में, तो बची कितनी 3। अगर ये 3 बची है तो ब्रिटिश प्रांत कितने होंगे टोटल, 3 का स्क्वायर 9, 2 कम हो गए तो उसको 9 के रूप में याद रख सकते हैं। अब बचा ये 232, ये थोड़ा याद रखना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, 232 है। और देशी रियासतों के लिए थोड़ा दिमाग में रख सकते हैं कि टोटल कितनी 93 में 4 कम करने, तो 4 कम, यहाँ ऊपर 4 पड़ा था तो ये 4 थोड़ी सी कम कर देंगे चीफ कमिश्नरी वाले, तो 89। मेरे को लगता है आपको सारे डाटा याद हो गए होंगे कि ब्रिटिश प्रांत 11 थे, रह जाएंगे कितने 9। 2 जाएंगे, 2 कौन कौन से जाएंगे, एक तो पंजाब वाला हिस्सा चला गया था और एक सिंध वाला हिस्सा चला गया था, 2। तो पंजाब और सिंध। चीफ कमिश्नरी एक जाएगी, कौन सी जाएगी बलूचिस्तान। पहले कितने थे 4, रह जाएंगे कितने 3।
देसी रियासत पहले 93 थी, अब 4 चली जाएंगी तो 89 बचेगी। ये तो पता चलेगा कि हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत थी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत थी 16, और जो संयुक्त प्रांत थे एक और थी कि उसमें थे टोटल 12 इस समय। यहाँ पे जब देखेंगे तो ये थोड़ा देसी रियासतों में, इसमें हैदराबाद, यहाँ भी 16 ये सबसे बड़ी बनी हुई थी, और एक संयुक्त प्रांत की जो थी उसमें थी 12। तो दूसरे नंबर के कई बार टफ क्वेश्चन पूछ ले तो ये नीचे घटे के पूछ लेंगे। सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद को सब जानते हैं, तो संयुक्त प्रांत की रियासत को, तो उसमें 12 सदस्यों का ऐसे चुनाव होना था। टोटल एक बार मैं और रिवाइज कर रहा हूँ, 324 आना था, और यहाँ पर थे 389 324। अब कई बार ये जो RSMSSB बोर्ड की एग्जाम में तो वो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं लगभग कितने सदस्य रह गए थे, तो वो ऑप्शन में 299 का देता है ऑप्शन, तो उसको हम 299 को टिक मार देते हैं कि लगभग 299, तो ठीक है वो 299 सही चला जाता है कि 299 सदस्य रह गए थे। बाकी 324 थे संयुक्त प्रांत, और ये 389 था, 389 324, 93 89, 4 में से एक कम गया 3, और 292 थे, ये 232 रह गए थे। थोड़ा सा इसमें भी दिमाग लगा के देखें, याद अगर लिंक अगर थोड़ा सा हो जाए कि सोच के देखो 292 और ये कम करना है हमको, तो 2 तो दोनों तरफ रहना है। अगर इसमें से बीच में 9 दिख रहा है, अगर 9 को हम 3 बना दें, 3 का स्क्वायर दिखता है ना, 3 का स्क्वायर, तो 3 बना दें तो 232 निकल के आ जाता है ना। तो ये भी दिमाग में बैठ सकता है। तो इस तरह हमने चुनाव, कितने सदस्यों को चुनाव होना है इसका अध्ययन किया, चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन हो गया। अब हम इसकी बैठकें पढ़ेंगे कि जो 9 दिसंबर से शुरुआत होती है, तो जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी कि इसकी बैठकें कैसी होती हैं। तो धन्यवाद आप सभी को।